हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे थे प्रश्नावली 1.3 और हमने 4 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज अपन प्रश्न संख्या 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 क्या कहता है कि उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए इनको हल करना है, इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है 26 इंटू -48 प्लस -48 गुणा -36। अब इसको हल करना है आपको। तो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर देखो -48 है, यहाँ पर भी -48 है। -48 अपन कॉमन ले लेंगे, तो -48 अपन कॉमन लेंगे, यहाँ तो बचेगा 26 और यहाँ बचेगा 36, वो भी माइनस का, ठीक है ना। माइनस का 36 बचेगा, माइनस का 36 बचेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 48, 26 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 48 और यहाँ पर बचेगा आपके माइनस का 10। तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस और 48 को 10 से गुणा करोगे तो 480। तो यहाँ पर हमने कौन सा गुणधर्म यूज़ किया है? यहाँ पर हमने किया है वितरता नियम का यूज़ किया है, ठीक है ना। वितरता नियम मतलब योग का गुणन पर वितरण नियम, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है ना, ये भी आप कर सकते हो। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन देखना, सिंपल है इसी का भी। दूसरा पार्ट जो है बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। देखो ये क्या कहता है कि 8 को गुणा करना आपको 53 से और गुणा करना है माइनस का 125 से। तो देखना हम क्या करते हैं, हम 53 को एक तरफ कर लेते हैं और 8 को गुणा कर लेते हैं माइनस के 125 से। 8 को 125 से गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें जीरो वाली संख्या मिल जाती है माइनस का 1000, ताकि गुणा करना बड़ा आसान सा हो जाता है। फिर इससे गुणा करोगे तो क्या बनेगा, माइनस का 53 और नीचे 3 जीरो डालना, क्योंकि 1000 से गुणा करने का मतलब 3 जीरो ही डालना। और यहाँ पर नियम लग रहा है आपके सहचार्य नियम क्या कहता है कि जब 3 संख्या कोई दे रखी हो A, B और C, ठीक है ना, ABC, और वो गुणन के रूप में हो A गुणा B गुणा C, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो A गुणा B गुणा C। ये आपका सहचर्य गुणधर्म होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 इसी का तीसरा पार्ट है। वो क्या कहता है कि 15 को आपको गुणा करना है -25 से गुणा -4 गुणा माइनस का 10। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वापस वही सहचर्य गुणधर्म लगा देते हैं कि 15 को एक तरफ रख देते हैं, -25 गुणा -4 गुणा माइनस का 10। 15 गुणा -25 को इससे गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस और 25 चौक 100, 100 को आपको -10 से गुणा करना है। -10 से गुणा करोगे तो कितना बनेगा, माइनस का 1000, और माइनस के 1000 को जब 15 से गुणा करोगे तो माइनस के 15000। और यहाँ पर भी कौन सा गुणधर्म, सहचार्य गुणधर्म, सहचार्य नियम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट है। माइनस के 41 को गुणा करना है आपको 102 से। माइनस के 41 को गुणा करना है 102 से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर -41 102 को लिख देते हैं 100 + 2, 100 + 2। तो 100 + 2 के बाद -41 है, तो -41 दोनों संख्याओं से गुणा करेगा। -41 आपके 100 से भी गुणा करेगा और -41 आपको 2 से भी गुणा करेगा। 100 से गुणा करेगा तो ये बन जाएगा 4100 और यहाँ पर बन जाएगा 41 दूना 82। -4100 प्लस माइनस माइनस, और जब माइनस माइनस प्लस होते हैं और दोनों को जोड़ोगे तो बनेगा 4182। यहाँ पर हमने क्या किया, इस संख्या को ब्रेक किया। ब्रेक करने का मतलब है यहाँ पर आपने वितरण नियम का पालन किया है, इस नियम का, वितरण नियम का पालन किया है हमने, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 5वें का 5वां पार्ट क्या है कि 625 को आपको गुणा करना है, 625 को आपको गुणा करना है माइनस के 35 के साथ और प्लस माइनस 625 को गुणा करना है 65 के साथ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन था ना इसी का, उसकी तरह ही है। 625 को आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ तो बचेगा माइनस का 35, यहाँ से भी बचेगा माइनस का 5, क्योंकि देखो माइनस यहीं रहेगा, अपन सिर्फ +625 ले रहे हैं।
तो ये प्लस और ये माइनस माइनस बन जाएगा 625, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ोगे माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये दोनों बन जाएंगे 100, और 100 को इससे गुणा करोगे तो माइनस के 62,500 बनेंगे। तो यहाँ पर भी कौन सा नियम, यहाँ पर भी आपके वितरण नियम का पालन हुआ है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इसी का क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको कहता है कि 7 को गुणा करना है 50 माइनस 2 से। तो सिंपल सी बात है, जब किसी कोष्ठक के अंदर दो संख्या हो, बाहर एक संख्या हो, तो वो संख्या दोनों से गुणा करती है। इसका मतलब यहाँ पर भी वितरण नियम, ठीक है ना। और वितरण नियम किस पे, घटाव पे। यहाँ प्लस नहीं है तो घटाव पर वितरण का नियम लिख सकते हैं अपन। तो 7 50 से भी गुणा करेगा और 7 2 से भी गुणा करेगा। 50 से गुणा करेगा 7 तो 50 35, 350, हाँ 7 दूनी 14। इसमें इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 336। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, -17 को गुणा करना है माइनस के 29 के साथ। ठीक है। तो ध्यान देना क्या होगा, हम यहाँ पर 29 को ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। -29 को यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे -30 + 1। ब्रेक करने का मतलब वापस वितरण का नियम लग रहा है। तो -17 आपके -30 के साथ गुणा करेगा और माइनस के 17 1 के साथ भी गुणा होगा। जब 30 के साथ गुणा होगा तो क्या बनेगा, 17 51 होते हैं और माइनस माइनस प्लस, फिर ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 17 एकम 17। तो 510 में 17 जाएंगे तो बचेंगे 493, और नियम लगाया आपने वितरण नियम। कौन सा नियम, वितरण का नियम हमने यूज किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसी का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट। -57 को गुणा करना है -19 के साथ और +57। सिंपल सा वंडा, प्लस के 57 को कॉमन लीजिए तो यहाँ बचेगा माइनस का 1 और माइनस का 19 और प्लस का 1। माइनस माइनस प्लस, 19 से कम 19 + 1, तो 57 गुणा 19 + 1 20, और 20 इसको गुणा करोगे तो कितना बनेगा, 114 और 0। ठीक है। और यहाँ पर भी कौन सा नियम, वितरण नियम लग रहा है। ठीक है ना, बड़े सिंपल से हैं। और जब ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप गुणधर्म वाला वीडियो देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। प्रति घंटे की दर का मतलब 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है तापमान। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो देखना, जो पहले का तापमान है कमरे का, ठीक है ना, कमरे का जो तापमान है वो पहले का है 40 डिग्री सेल्सियस। अब कम होने की जो दर है, कम होने की दर मतलब 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। मतलब इसके कहने का अर्थ है कि -5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है 1 घंटे में। तो कह रहा है कि 10 घंटे बाद कितना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 10 घंटे बाद तापमान, 10 घंटे बाद तापमान -5 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना होगा, -50 डिग्री सेल्सियस। 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान पूछा है, तो कमरे के पहले का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था और -50 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो अभी कमरे का तापमान कितना है। तो लिखेंगे कमरे का तापमान होगा, पहले 40 डिग्री सेल्सियस था, अभी 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो -10 डिग्री सेल्सियस अभी रहेगा। ठीक है ना, पहले 40 था, 10 घंटे के बाद -50 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, ये कम हो रहा है, तो कम हो गया, तो अभी वर्तमान में कितना, 10 घंटे के बाद कितना हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 10 घंटे बाद कमरे का तापमान होगा 40 डिग्री सेल्सियस पहले का था, फिर 50 डिग्री सेल्सियस अभी कम हुआ, और पीछे बचा कितना, -10 डिग्री सेल्सियस, जो वर्तमान कमरे का तापमान होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 10 प्रश्नों वाले एक अक्षर टेस्ट में सही उत्तर के लिए 5 अंक। आप यदि क्वेश्चन सही कर रहे हो तो 5 अंक मिलेंगे, और गलत उत्तर के लिए -2 अंक मिल रहे हैं। गलत करोगे तो -2 अंक काट दिए जाएंगे। प्रयत्न नहीं किए जाने वाले प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। यदि आपने क्वेश्चन अटेंड नहीं किया है, क्वेश्चन नहीं किया है, तो इसके लिए 0 मार्क्स मिलेगा।
तो पहला क्वेश्चन है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर दे रहा है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। 4 प्रश्न सही किए हैं और एक सही प्रश्न के लिए 5 अंक, ठीक है ना। गलत के लिए -2। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सही प्रश्न के लिए प्राप्त अंक 5 अंक दे रहा है, और गलत के लिए -2। तो गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक -2। अब पहली बात मोहन की है, तो मोहन ने क्या किया है, मोहन ने 4 प्रश्नों को सही किया है, 6 प्रश्नों को गलत किया है। तो सही प्रश्न 6, तो अंक कितने मिले, एक के लिए 5 है, तो 6 के लिए कितने होंगे, 30 अंक हो गए सही प्रश्न के लिए, ठीक है। अब देखना, अब 6 प्रश्नों का उत्तर गलत देता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन गलत प्रश्न कितने हो गए, 6, और गलत के लिए अंक कितने काटे जा रहे हैं, -2। तो कुल अंक कितने हो गए, कुल अंक हो गए 6 गुणा -2, माइनस के 12 अंक मिले, ठीक है। तो प्राप्त अंक कितने होंगे, प्राप्त अंक कितने होंगे, सही के लिए उसको मिले 30 अंक, गलत के लिए 12 अंक काट दिए गए, तो पीछे कितने रहे, 30 में से 12 गए, तो 18 अंक उसने प्राप्त किए, ठीक है ना। तो मोहन द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे, 18। फिर अगला क्वेश्चन है कि रेशमा के 5 उत्तर सही है, 5 उत्तर गलत है। रेशमा ने क्या किए, इसी का दूसरा है। अब बात हो रही है रेशमा की। रेशमा ने क्या किए, 5 प्रश्न सही किए हैं, 5 प्रश्न सही किए हैं, तो अंक कितने होंगे, एक प्रश्न के लिए 5 अंक मिल रहे हैं, तो 5 प्रश्न के लिए कितने मिलेंगे, 25 अंक। और 5 ही प्रश्न उसने गलत किए हैं, 5 ही प्रश्न उसने गलत किए हैं, तो प्राप्त अंक कितने होंगे, प्राप्त अंक कितने होंगे, भाई 5 अंक सही किए और 1 अंक के लिए -2 नंबर कट रहे हैं, तो कितने हो गए, माइनस के 10 नंबर कम हो गए। तो रेशमा द्वारा कुल अंक कितने होंगे, तो रेशमा के कुल अंक हो गए 25, तो उसने सही किए थे, उसमें से 10 गलत के मार्क्स कट गए, तो 15 मार्क्स उसने 15 नंबर जो है उसने प्राप्त किए, ठीक है। फिर इसी का तीसरा क्वेश्चन है कि हीना ने कुल 7 प्रश्न किए, जिनमें से 2 का उत्तर सही और 5 का उत्तर गलत। 2 प्रश्न सही किए हैं और 5 का गलत दिया है। ये बात चल रही है अब हीना की। हीना ने क्या किया है, हीना ने 2 प्रश्न सही किए हैं, 2 प्रश्न सही किए, तो अंक कितने मिले, 5, एक अंक 5 है, 2 प्रश्न सही किए हैं तो 10 अंक, और 5 प्रश्न गलत किए हैं, कितने, 5 प्रश्न गलत किए हैं तो अंक कितने होंगे, अंक हो जाएंगे, एक प्रश्न के लिए -2 नंबर काटे जा रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन के कितने होंगे, -10। तो हीना ने कितने अंक प्राप्त किए, सही के लिए 10, गलत के लिए भी 10, तो अंक हुए कितने, तो इसके द्वारा जो प्राप्त अंक थे, किसके द्वारा, हीना के द्वारा, वो 10 में से 10 के कितने बचे, 0। उसका मार्क्स कितना आया, 0 नंबर आए उसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, ठीक है ना। एक सफेद सीमेंट बेचते हैं तो एक बोरी पर 8 रुपये का लाभ होता है, और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि अपन लाभ को प्लस लेंगे तो हानि को माइनस ले लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की, 5000 बोरियां स्लेट सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सफेद सीमेंट पर प्राप्त लाभ कितना है, 8 रुपये प्रति बोरी, और स्लेटी सीमेंट पर प्राप्त हानि कितनी है, 5 रुपये। हानि को मैं लिख रहा हूं माइनस में, ठीक है ना, 5 रुपये की। अब इसी के अंदर पूछा गया है कि इसने कितनी, 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की, 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की, 3000 बोरियां जो है वो आपके सफेद सीमेंट की हैं,
ठीक है। और 5000 बोरियां जो हैं आपके वो हैं स्लेटी सीमेंट की। तो देखो क्या होगा, 3000 सफ़ेद सीमेंट की है तो उसको लाभ कितना हुआ, 3000 इंटू 8 रुपये प्लस 5000 बोरियां बेची और एक बोरी पे 8 रुपये की हानि हो रही है। कितने की, 8 रुपये की हानि हो रही है। तो देखो कितना होगा, 8 या 24, तो यहाँ हो गए 24,000, ये प्लस या माइनस माइनस, 8 टू 50 40, 40,000 सॉरी। तो 40,000 में से 24,000 जाएंगे तो 16,000 बचेगा। और बड़ा कौन है, 40,000, तो माइनस, इसका मतलब उसको क्या हो गई, हानि हो गई। और कितने की हो गई, 16,000 रुपये की हानि हो गई। ठीक है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि यदि बेची गई स्लेट सीमेंटों की बोरियां 6400 रुपये हैं, सॉरी बोरियों की संख्या क्या है, स्लेट सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट को कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो न ही हानि। तो मान लेते हैं कि माना स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेची जाए कितनी, x। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि न तो लाभ और न हानि। इसका मतलब यहाँ पर आपकी लाभ और हानि दोनों बराबर हैं। और स्लेटी सीमेंट की इसने बोरियों की संख्या कितनी बताई, 6400। जब ये 6400 रुपये की बोरियां बेच रहा है ठीक है ना, 6400 बोरियां बेच रहा है तो उस पर लाभ कितना होगा, -500 रुपये। तो 6400 गुणा -5 रुपये, क्योंकि स्लेटी बेच रहा है तो कितना होगा, -5 रुपये की हानि हो रही है। अब ये कह रहा है कि उसे ना तो लाभ हो ना हो, तो मैंने बोला कि x बोरियां बेची जाए और x बोरियों पे लाभ कितना हो रहा है, 8 रुपये का। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर स्लेटी सीमेंट की बोरियों की जगह यहाँ पर सफ़ेदी सीमेंट कर देना, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन है। ठीक है ना, सफ़ेदी सीमेंट कर लेना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 0 0 5 चौक 20, 2 30 और 2 32, माइनस के 32,000 और यहाँ हो जाएंगे 8x। तो x बराबर देखो कितना होगा, 32,000 बटा 8। तो क्या होगा यहाँ पर 8 चौक 32, इसका मतलब कितनी बोरियां बेची जाए सफ़ेदी सीमेंट की, 4000 बोरियां बेची जाए। और स्लेटी सीमेंट की, ठीक है ना, सफ़ेद यहाँ पर स्लेटी, यहाँ पर सफ़ेदी कर देना, यहाँ पर स्लेटी कर देना। तो स्लेटी सीमेंट की 4000 बोरियां बेची जाए, ठीक है ना, और सफ़ेद सीमेंट की 6400 बोरियां बेची जाए, तो न तो उसको लाभ होगा न ही हानि। उसका लाभ और हानि क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, 0। न तो लाभ न हानि, एकदम प्रॉफिट, जितने में खरीदी उतने में ही बेच पाएगा, न तो हानि होगी ना ही लाभ होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सफ़ेद बोरियों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तन करने के लिए एक रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। आपको यहाँ पर कुछ खाली जगह दे रखी है और उन खाली जगहों को भरना है। ठीक है ना, जैसे -3 को किससे गुणा किया जाए कि 27 है, प्लस का। यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो सीधी सी बात है प्लस कब होगा, जब यहाँ पर भी माइनस हो। अब 3 से लाना है अपन को 27, 3 से लाना है अपन को 27, इसका मतलब किससे गुणा किया जाए, -9 से इसको गुणा किया जाए। किससे गुणा किया जाए, -9 से इसको गुणा किया जाए। फिर यहाँ पर देखना कि यहाँ पर तो है प्लस और यहाँ पर माइनस, इसका मतलब दूसरी वाली संख्या माइनस में होगी। और 5 को किससे गुणा किया जाए, 35 है तो 7 से, क्योंकि 5 7 35 होते हैं। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो प्लस करने माइनस है तो यहाँ पर संख्या माइनस करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगी। फिर 8 को किससे गुणा किया जाए, तो 7 से किया जाए, क्योंकि 8 7 56 होते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा -12 से गुणा करना और प्लस का लाना, इसका मतलब यहाँ पर जो दूसरी संख्या होगी वो भी माइनस में होगी, दूसरी संख्या भी किस में होगी, माइनस में होगी। और यहाँ पर 12 को गुणा करना इससे, तो किससे गुणा करेंगे अपन, 12 को 11 से गुणा करेंगे, तब जाके प्लस के 132 आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको खाली जगह भरनी है और खाली जगह में बस अपन को प्लस और माइनस का ध्यान रखना है और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, जिससे गुणा करने पर जो दिया गया है उत्तर है वो आ जाए हमें। ठीक है ना।